अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। बहुत देर तक जब दरवाज़ा नहीं खुला तो इंस्पेक्टर बोले, मुझे लगता है कोई है नहीं घर में, और ऐसे ही बिना सर्च वारंट के दरवाज़ा तोड़ना पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्यों? मीत बोल पड़ा, सर कानून के हाथ बंधे होते हैं, कुछ चीज़ें बिना नोटिस के नहीं की जा सकती। अभी हम चलते हैं, इंस्पेक्टर बोले। हमें घर को देखना होगा, हो सकता है ईशानी अंदर हो। मीत अधीर होकर बोल उठा, सर रिलैक्स, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मैम को यहाँ रखा होगा। इंस्पेक्टर बोल पड़े, क्योंकि मोस्ट ऑफ किडनैपिंग केसेस में लोकेशन बदल दी जाती है। इंस्पेक्टर ने उसे समझाया, पर पता नहीं क्यों मुझे एहसास हो रहा है कि ईशानी यहीं कहीं है। हमें घर को देखना चाहिए। आप मुझे बताइए किससे ऑर्डर के लिए बात करनी है। मीत और उसकी बेचैनी, ठीक है सर, थोड़ी देर देखते हैं, नहीं तो आप बात कर लीजिएगा। कहते हुए इंस्पेक्टर ने दोबारा डोल बेल बजाई। सरला जी ने अंदर से देखा, उन्हें बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने गेट खोल के देखा। इंस्पेक्टर ने धक्का देकर गेट पूरा खोल दिया। सरला जी की नज़र गार्ड पर पड़ी। वो पुलिस के साथ गार्ड को देखकर घबरा गई, पर फिर खुद को संभालते हुए बोली, इंस्पेक्टर ये क्या बदतमीजी है? कोई मैनर्स है या नहीं? ऐसे आप किसी के घर में नहीं घुस सकते। मैनर्स तो आप ना ही सिखाओ मैडम जी। इंस्पेक्टर बोलते हुए अंदर दाखिल हुआ। इंस्पेक्टर के पीछे हवलदार के बाद मीत भी घर में एंटर हुआ। मीत को देखकर सरला जी के हाथ पैर फूलने लगे, पर उन्होंने खुद को इतना ट्रेन किया हुआ था कि किसी को पता न चल सके उनके अंदर क्या चल रहा है। ईशानी कहाँ है? मीत गुस्से में उसके पास जाकर बोला, मिस्टर मीट बिहेव योर सेल्फ, आपको ये शोभा नहीं देता। वो उसे ज्ञान देते हुए बोली, मैडम जी शोभा तो आपको भी नहीं देता। ये जो आपने किया है आप खुद बताएंगी या हम ही घर देख लें? इंस्पेक्टर बोल पड़ा, सर्च वारंट है क्या आपके पास? सरला जी कानूनी दांव पेच खेलते हुए बोली, वो भी आ जाएगा, आप ज़रा इधर आकर बैठिए। वी ने उन्हें हाथ दिखाते हुए कहा, और उन्हें सोफे पर बैठाकर उनके सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अरे पर, कहते हुए सरला जी खड़ी हुई, पर वी ने उनको घूर कर देखा। अपने सामने इतना हट्टा कट्टा आदमी देखकर सरला जी चुप कर कर बैठ गई। आवाज़ सुनकर मिस्टर पॉल अपनी कहानियों की दुनिया से बाहर निकल कर आए, और देखा तो हॉल में पुलिस और मीत के साथ वो गार्ड भी मौजूद था। उनकी नज़र बैठी हुई सरला पर पड़ी। दोनों मियाँ बीवी बहुत ही शातिर दिमाग के थे, और उनके व्यवहार से पता ही नहीं चल रहा था कि वो सोच क्या रहे हैं। सर आप इस तरह सज्जन लोगों को परेशान नहीं कर सकते, और आप यहाँ क्यों आए हैं? मिस्टर पॉल शरीफ बनते हुए बोले, बेचारे को पता ही नहीं है रे इसको, इंस्पेक्टर ने कहा, और सारे हवलदार जोरों से हंसने लगे। ये क्या बेहूदगी है? मिस्टर पॉल दोबारा बोले, अपनी शराफत अपने पास रखिए। कहते हुए इंस्पेक्टर ने पूछा, ईशानी जी को कहाँ रखा हुआ है? ईशानी को? मिस्टर पॉल अपने चेहरे पर अजीब भाव लाते हुए बोले, इंस्पेक्टर आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ईशानी का हमारे घर से क्या वास्ता? वो होगी अपने घर पर। एक तो उसकी मदद की सालों पहले, ऊपर से इल्ज़ाम भी हम पर। राइटर साहब बोल पड़े, अपने घर पर नहीं है तभी तो आपके घर आना पड़ा। इंस्पेक्टर बोले। सरला जी को तो वी ने चुप करके कोने में बैठा दिया था। राइटर साहब आगे कुछ कह ही रहे थे कि देखा जूनियर इंस्पेक्टर के साथ हवलदार और लेडी कांस्टेबल भी वहां पहुंच गए। इतने सारे पुलिस वाले देखकर मिस्टर पॉल अब थोड़ा हड़बड़ाए। वकील को फ़ोन करने के लिए उन्होंने पॉकेट में हाथ डाला कि हवलदार ने उनका फ़ोन ले लिया। ओ हल्लो, चला चल, बाजू में मैडम के पास चुप करके बैठने का, ज़्यादा बोलने का नहीं। हवलदार बोल पड़ा, और उन्हें सर लगे बाजू में ले जाकर खड़ा कर दिया। मैडम आप भी फ़ोन दे ही दो, वीर बोल पड़ा। दोनों को एक जगह टिकाकर वीर को सामने खड़ा करके बाकी सभी लोग घर में ईशानी को खोजने लगे। इधर उधर सब जगह देखने के बाद भी ईशानी कहीं नहीं मिली। नीत घबराया हुआ सा आवाज़ लगाकर इधर उधर देख रहा था। इंस्पेक्टर और हवलदार भी अपना काम बखूबी कर रहे थे। हर कमरे में हिडन स्पेसेस देखे जा रहे थे। दीवारें ठोक कर देखा जा रहा था कि कहीं अंदर कोई कमरा तो नहीं। पूरा घर चेक किया जा चुका था, पर ईशानी का उन्हें कुछ पता नहीं चला। इंस्पेक्टर ने हवलदार से कहा, मुझे तो यही लग रहा था, अब इन दोनों से पूछताछ के लिए ऑर्डर निकलवाने पड़ेंगे। उधर वीर के सामने बैठे दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को देख रहे थे। क्या छुपा था उनकी आंखों में पता ही नहीं चल पा रहा था। मीत एक कमरे में खड़ा था, उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। यहाँ ईशानी के होने के चांसेस ना के बराबर नजर आ रहे थे, और ये रास्ता भी बंद होता नजर आ रहा था। वो जहाँ खड़ा था वहीं बैठ गया। ऐसे कौन से गुनाह कर दिए जो इतनी सज़ा मिल रही है? ईशानी के ना मिलने की बेकरारी उसके मुंह पर साफ झलक रही थी। रह रहकर आंसू आते, वक्त गुजरता जा रहा था,
और वक्त के साथ साथ उसके मिलने की उम्मीद भी ख़त्म होती जा रही थी। वो ज़ोर से चिल्लाया, ईशानी। फिर लंबी सांस ली और दोबारा पुकारा, ईशानी। ईशानी के कानों तक उसकी आवाज़ पहुंची। वो जहां बैठा था वहां कालीन के नीचे एक हिडन रूम था। ईशानी चौंक कर उठी, मीत। वो बोल पड़ी, पर मीत तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। इंस्पेक्टर मीत के पास आए। सर, हम पूछताछ करते हैं, शायद कुछ उगल दें। मीत और इंस्पेक्टर दोनों जानते थे बिना ईशानी के मिले इस तरह से दोनों मियाँ बीवी को इंटरोगेट करना इतना आसान नहीं होगा। ऊपर से जानी मानी हस्ती हैं वो, उन्हें छू तक नहीं सकते। आपको लगता है वो मिलेगी कभी? मीत की आंखों से आंसू की बूंदें गिरकर कारपेट पर गिर गई। उसी के नीचे हिडन रूम से ईशानी बोल रही थी, प्लीज़ हेल्प, कोई है। लेकिन उसकी आवाज़ मीत तक नहीं पहुंची। मीत की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। चीज़ें हाथ से बाहर जाती दिखाई दे रही थी। उसे ऐसे देख इंस्पेक्टर बोल पड़े, सर वक्त लगेगा पर वो मिल जाएंगी। इससे ज़्यादा वो कह भी क्या सकते थे। ये तो इंस्पेक्टर भी जानते थे कि अगर किडनैपिंग के 24 घंटे के भीतर कोई मिल गया तो मिल गया, नहीं तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऊपर से ईशानी एक लड़की थी। ऐसे में वैसे ही वो सभी डरे हुए थे। ईशानी ऊपर से आवाज़ सुन पा रही थी पर कर कुछ नहीं पा रही थी। इंस्पेक्टर ने मीत को उठाया और वो बाहर जाने लगे कि मीत की जेब में रखा ईशानी का फोटो गिर गया, जो कि पूछताछ के लिए साथ रखा था। ईशानी भी नीचे से जो सामान हाथ में आ रहा था उठाकर फेंक रही थी ताकि कोई कुछ तो सुन ले। मीत ने पलटकर ईशानी का गिरा हुआ पिक्चर देखा। वो घुटने के बल उस कालीन पर दोबारा बैठ गया। घुटनों के बल जोर से बैठने की वजह से उसे आवाज़ आई जैसे नीचे कोई खाली रूम है। उसने दोबारा ठोक कर देखा। इंस्पेक्टर ने भी वो आवाज़ सुनी। उन्होंने झट से खड़े होकर वो कालीन वहाँ से हटाकर देखा तो दोनों के होश उड़ गए। वहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा था। इंस्पेक्टर ने जूनियर इंस्पेक्टर और हवलदार को आवाज़ लगाई। सैला जी और राइटर साहब की धड़कनें बढ़ी हुई थी। वो दोनों अपना पसीना साफ कर रहे थे। सैला जी ने इशारा किया राइटर साहब को देख कर आने को। क्या हुआ, क्यों चिल्लाए ये लोग? कहीं मिल तो नहीं गया वो हिडन चेम्बर? राइटर साहब थोड़ा सा हिले कि वीर बोल पड़ा, क्या, किधर? वो डर के मारे वहीं थोड़ा हिलकर इधर उधर खुजली करने लगे। वीर उन्हें घूर रहा था। वो डर के मारे चुप करके बैठ गए। सरला जी ने उन्हें दोबारा फुसफुसा कर कहा, जाकर देखो ना। इस बार वो बोल दिए, तुम देख लो। वीर के कानों में इनके फुसफुसाने की आवाज़ पड़ी। इतनी ख़राब सिचुएशन में भी तुम दोनों को एक दूसरे से चिपक के बात करनी है? वो सर हिलाते हुए बोल पड़ा। मीत और इंस्पेक्टर ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हुए उसे जोरों से खींचा। एक दो बार कोशिश के बाद वो सफल हो गए और दरवाज़ा खुल गया। अंदर से उन्हें आवाज़ें सुनाई दी, सामान फेंकने की। ईशानी को भी थोड़ी रोशनी दिखाई दी। वो और ज़ोरों से चिल्लाने लगी, प्लीज़ हेल्प ईशानी। मीत ज़ोर से बोल पड़ा, मीत। ईशानी भी ज़ोर से बोली, क्या तुम हो मीत? अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। छूने से सीढ़ियों का एहसास हो रहा था। मीत ने अंदर जाना चाहा कि इंस्पेक्टर ने रोका। सर, 1 मिनट हो सकता है, अंदर कोई और भी मौजूद हो, कहीं हमला ना कर दे। कहते हुए वो सबने अपने मोबाइल की लाइट जलाई। मीत धीरे धीरे खुद को संभालते हुए नीचे उतरा। उसके पीछे सभी लोग भी थे। उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट में देखा, सामने ईशानी बंधी हुई पड़ी थी। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर चोट के निशान, आंखें रो रो कर लाल और सूजी हुई। वो पूरी रात भी नहीं सोई थी और सुबह से भी खराब हालत में थी। नीतू से देख रहा था। एक बार पहली मुलाकात हुई थी श्री कैफे के उस टेबल पर, दूसरी मुलाकात 5 साल बाद हॉस्पिटल में, और आज तीसरी मुलाकात हुई यहाँ इस तरह। पर यह मुलाकात सबसे अहम है। हर मुलाकात के बाद तू और हसीन नज़र आती है, हर मुलाकात के बाद और करीब नज़र आती है। उन्हें दूर हुए बस कुछ घंटे ही तो हुए थे, फिर ऐसा क्यों लग रहा था जैसे एक उम्र गुजर गई हो। ये उनकी ज़िंदगी के सबसे ख़राब गुजरा हुआ समय था। मीत जहाँ था वहीं बैठ गया। ईशानी की नज़रें बराबर मीत पर थी। उसके बिखरे बाल उसकी आंखों पर थे, पर उन्हें अपने बंधे हुए हाथों से हटा हटा कर अपने मीत को एकटक करके देख रही थी। इंस्पेक्टर ने ईशानी के हाथ खोले और हवलदार ने पैर। उसके पैरों में चोट लगी थी, वो उठकर चल नहीं पा रही थी। वो धीरे से सरकते हुए मीत के पास आई। मीत घुटनों के बल बैठा रो रहा था। वो उसके पास आई, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। रो क्यों रहा है तू? मैं मिल गई इसलिए? वो आंखों में नमी और होंठों पर हंसी लिए बोल पड़ी। मीत को रोते रोते हंसी आ गई। मज़ा आता है तुम्हें मुझे यूं परेशान करके? क्या लगता है चली जाएगी तो ढूंढ नहीं पाऊंगा? तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला इस जन्म में।
तो खुद से भागकर कहाँ जाएगी? बंद कर ये सब। थक गया हूँ सुबह से तुझे ढूंढते ढूंढते। मीत उसके बाल उसके चेहरे से हटाते हुए बोला। हम। ईशानी ने हाँ में सर हिलाया। सुबह से कुछ खाया भी नहीं। मीत बच्चों की तरह बोल पड़ा। आई एम सॉरी मीत, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। पर तुम प्रॉमिस करो, अगर डॉक्टर ने मुझे असाइलम में रहने को कहा तो तुम मुझे वहां रहकर ठीक होने की परमिशन दोगे? ईशानी की आंखों में बेहोशी सी छाने लगी थी। हम। मीत ने कहा और उसे कसकर हक कर लिया। ये चंद घंटे इतने भारी पड़ गए थे ईशानी की एक नादानी की वजह से। ये ईशानी को समझ आ गया था। ईशानी दिख रही थी कि वो ठीक है, पर वो ठीक नहीं थी। काफ़ी चोटें आई थी उसे। राइटर और उसकी पत्नी ने उसके पैरों पर भी कई वार किए थे ताकि वो भागकर ना जा सके। उसे बेहोशी आने लगी और वो मीत को हक किए हुई निस्तेज हो गई। ईशानी, ईशानी। मीत बोल पड़ा और उसके गाल पकड़कर उसे हिलाने लगा। सर, यहाँ से निकलना होगा, इंस्पेक्टर बोल पड़ा। हाँ कहते हुए उसने ईशानी को उठाया और सीढ़ियों से धीरे धीरे बाहर लेकर आया। वी ने उसे आते देखा। उसने ईशानी को उठाने में हेल्प करना चाही, पर मीत ने कहा जल्दी से जाकर गाड़ी स्टार्ट करो। वी ने ओके सर कहा और वो जल्दी में बाहर निकल गया। बाहर जाते हुए मीत इंस्पेक्टर को बोला, मैं ईशानी को लेकर हॉस्पिटल जाता हूँ, आप प्लीज़ इन लोगों को छोड़िएगा मत। ओके सर, इंस्पेक्टर बोला और लेडी कांस्टेबल को कहा सरला जी को अरेस्ट करने के लिए। और हवलदार ने राइटर साहब को पकड़ लिया। राइटर और उसकी बीवी का खेल खत्म हो चुका था, पर यह सब क्यों किया गया इसका जवाब उन्हें देना था। इंस्पेक्टर संभव महात्रे उन दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकले। मीत और वीर ईशानी को लेकर तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकले। मीत ने गोकुल जी को फ़ोन करके इन सब की खबर दी और बताया कि वो ईशानी को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। थैंक गॉड कहते हुए गोकुल जी ने यह खबर घर पर सभी को बताई। अब उनमें से कोई भी ईशानी को देखे बगैर नहीं रह पा रहा था। गोकुल जी, राखी जी, सुखी जी, अंश के साथ रोहित और नियति सभी हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। मीत और वीर हॉस्पिटल पहुंचे और ईशानी को एडमिट करवाया गया। गोकुल जी ने अपनी सेक्रेटरी से एसीपी को फ़ोन लगवाया और फ़ोन पर उन्हें थैंक यू कहने के बाद कहा कि दोषियों को उचित सज़ा दिलवाइएगा और जैसे ही पता चले कारणों का मुझे फ़ोन करिएगा। जी सर, कहते हुए एसीपी ने इंस्पेक्टर को कड़ी पूछताछ के निर्देश दिए। कुछ देर बाद राइटर और उसकी बीवी इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठे थे। सामने सीनियर इंस्पेक्टर संभव महात्रे। क्यों किया ये सब? इंस्पेक्टर ने पूछा। हमें अपने लॉयर से बात करनी है, सरला जी अपने कानूनी दांव पेच खेलते हुए बोली। कर लेना, पहले मुझसे तो बात कर लो, इंस्पेक्टर गुस्से में बोले। वो दोनों चुप थे। क्यों किया ये सब? इंस्पेक्टर जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए बोले। इंस्पेक्टर ने मिस्टर पॉल के हाथ की मिडिल फिंगर पकड़ के मरोड़ना चालू कर दी। राइटर दर्द से चिल्ला उठा। आ सरला जी के उन्हें ऐसे देखकर हालत खराब हो गई। मैं सब बताती हूँ, आप प्लीज़ इन्हें कुछ मत करिए, वो बोल पड़ी। राइटर पॉल तो अपनी उंगली को लेकर रोने ही बैठ गया। बताओ, इंस्पेक्टर जोर से बोला और दोबारा राइटर पॉल का हाथ पकड़ने लगा। सरला जी डर गई। सर, हम कोई गलत लोग नहीं हैं और गलत कोई काम भी नहीं किया। आप इस तरह हमें परेशान नहीं कर सकते। सरला जी बोल पड़ी। अरे नहीं, आप तो देव पुरुष हैं, आप कहाँ गलत कर सकते हैं? इंस्पेक्टर गुस्से में बोले। मुझे आपकी जीवन गाथा सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों किया किडनैप ये बताओ। बोल रहे हो या डंडे खाकर उगलोगे? इंस्पेक्टर गुस्से में बोले। आज से 10-12 सालों पहले की बात है, जब मैंने लिखना शुरू किया तब मैंने एक किताब लिखी थी। मुझे उस किताब के लिए बहुत कुछ सुनना पड़ा। लोगों ने कहा कहानी तभी लिखो जब आप चीज़ें पूरी तरह जानते हो। अच्छी तरह से रिसर्च करके कहानी लिखनी चाहिए। ये वो मुझे बहुत बुरा भला कहा गया। राइटर पॉल बता रहे थे। हाँ तो, इंस्पेक्टर ने कहा। उसके बाद से मैं जब भी कुछ लिखता तो लोगों की लाइफ में इन्वॉल्व होकर लिखता। कहते हुए वो चुप हो गए। हाँ आगे बोल, इंस्पेक्टर ने कहा। लेकिन किसी की ज़िंदगी में तांग झांक करनी संभव है। राइटर पॉल बोलने लगे। इंस्पेक्टर उसे सामने से घूर रहे थे। 5 साल पहले की बात है। राइटर पॉल कुछ सोचते हुए बोले। मैं मानसिक रोगियों के ऊपर किताब लिख रहा था। तब हमने अलग अलग तरह के मानसिक रोगियों को उठाकर अपने घर में रखना शुरू किया। क्या? क्या बोला? इंस्पेक्टर गुस्से में बोले और हवलदार की तरफ देखने लगे। राइटर पॉल डरते हुए बोले। नहीं नहीं, हमने किसी को किडनैप नहीं किया। हम बस उन लोगों को घर ले जाते जो पागल दिखाई देते, जो अकेले होते, जो नॉर्मल बिहेव नहीं करते थे। हम उनका बिहेवियर नोट करते, उनकी हरकतें मैं अपनी किताब के लिए लिखता। सब कुछ जैसे सच सा लगता। राइटर पॉल सरला जी की तरफ देखकर बोले।
ये मेरी सच्ची साथी है, मेरे हर काम में मुझे सहयोग करती। तेरी लव स्टोरी में दिलचस्पी नहीं है मैं, वो किताब विताब का बताओ क्या है? इंस्पेक्टर बोले। मानसिक रोगियों को उठाने में हमारा कोई नुकसान भी नहीं था, क्योंकि उन्हें खुद तो कुछ याद रहता नहीं था और दूसरा उन्हें कोई ढूंढने नहीं आता था, तो हमें पकड़े जाने का डर भी नहीं था। हमने एक रूम अलग से बनवाया हुआ था जो कि साउंड प्रूफ था। उन्हें जब भी दौरे पड़ते वो अंदर से चीखते चिल्लाते तो बाहर तक आवाज़ नहीं जाती थी। राइटर पॉल बता रहे थे, कितनी कमीनी चीज़ है तू। उन लोगों की तकलीफ को तूने किताब में लिखने के लिए इतना ड्रामा किया। इंस्पेक्टर बोले। अपनी किताब को सच्ची और सफल बनाने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं था, और उनकी ज़रूरत तो उनके अपनों को नहीं थी। तभी तो वो हमें इस हालत में मिले थे, उन्हें इलाज की नहीं जहर की ज़रूरत थी। राइटर पॉल बोल पड़े। इंस्पेक्टर ने उसकी उंगली दोबारा पकड़ी और बोले, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, ईशानी से क्या लेना देना इन सब का? राइटर पॉल अपना हाथ देखते हुए बोला, आप पहले मेरा हाथ छोड़िए। इंस्पेक्टर ने वही किया। ये उसी दौर की बात है जब हमें ईशानी मिली थी। हमने उसे देखा, वो हमें ठीक नहीं लग रही थी। हमने सोचा शायद ये भी अपनों की सताई हुई रोगी है, तो उसे हम घर ले आए जैसे बाकी के लोगों को लाए थे। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। राइटर पॉल पुरानी बातें याद करते हुए बता रहे थे, अपनी जिंदगी के पन्ने पलट रहे थे। क्यों? इंस्पेक्टर ने पूछा। इधर राइटर पॉल और शैला जी से पूछताछ चल रही थी, उधर गोकुल जी और बाकी सभी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। इतने बड़े लोगों की बहुत तुरंत इलाज शुरू किया गया। गांव पर ड्रेसिंग करवाई गई। मीत ने ईशानी के साइकेट्रिस्ट को भी फ़ोन करके सब कुछ इन्फॉर्म किया। उन्होंने सामने से कहा कि वो कुछ देर में वहां पहुंच जाएंगे, फिर आगे बताते हैं क्या करना है। इधर इंस्पेक्टर दोनों से पूछताछ कर रहे थे। वो दोनों एक एक चीज़ बताते जा रहे थे। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या थी वो गलती? क्यों कहा तुमने ऐसा कि ईशानी को घर ले जाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी? जिस दिन हम ईशानी को घर लाए तब भी एक लड़का उस रूम में था। वो हद से ज़्यादा पागल था, उसे हमने जंजीरों में बांधना पड़ा था। वो कई बार खुद को मारने लगता। हमें खुद लगा रहा था कि इसे लाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। फिर सोचा ये अलग तरह का रोगी है, इसे ही कहानी का हीरो बनाकर पेश किया जाए। तो हमने उसे अपने साथ महीना भर रखने का सोचा, और काम पूरा होते ही उसे भी छोड़ देते जैसे बाकी के रोगियों को छोड़ा था। राइटर पॉल महान बनते हुए बोले, उनको जंजीरों में बांधकर रखना, हालत और ख़राब होने तक स्टडी करना और फिर छोड़ देना, ये क्या मरने से कम है? इंस्पेक्टर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पागल तो तुम दोनों हो, तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। सफल होने के लिए तुम कुछ भी करोगे। इंस्पेक्टर ने राइटर को ज़ोर से पकड़ लिया। आगे बोल। इंस्पेक्टर गुस्से में बोले, हाँ, लेकिन उस लड़के का पागलपन बहुत बढ़ा हुआ था। जब हम ईशानी को लेकर घर पहुंचे तो सरला ने देखा कि उस लड़के ने खुद ही जंजीरों में फंसकर आत्महत्या कर ली। पूरा कमरा खून में सना हुआ था। हमें कोई अफसोस भी नहीं हुआ, क्योंकि वो वैसे भी मरने ही वाला था। घर से या तो भागा हुआ होगा या भगाया हुआ। कौन आजकल ऐसे लोगों की देखभाल करता है? राइटर के मुंह पर जरा भी दया के भाव नहीं थे। वाहियात कहीं के, हवलदार बोल पड़ा। वो पहली बार हुआ था जब कोई हमारे घर में मर गया था। हमें ईशानी को देखकर भी ऐसा ही लग रहा था कि परेशान है। उसे सब्जेक्ट बनाकर स्टडी करके अगर लिखा जाए तो काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं। लेकिन उसका गलत रिजल्ट निकला। उस रात हमने ईशानी को एक दूसरे रूम में सुला दिया। उसे बांधकर हिडन रूम में नहीं रख सकते थे, क्योंकि उस रूम में एक लाश थी और हमें उसे ठिकाने भी लगाना था। हमने देर रात तकरीबन 3 बजे अंधेरे में उस लड़के की लाश को ठिकाने लगाने का काम शुरू किया। जब पीछे से निकल रहे थे तब देखा ईशानी ऊपर वाले कमरे की खिड़की से कुछ देख रही थी। राइटर पॉल अपने चेहरे के भाव को बदलते हुए बोला, उसने कुछ देखा या नहीं ये तो हम नहीं जानते थे, क्योंकि अंधेरा गहरा था, पर हम रिस्क नहीं ले सकते थे। हमने सोचा इस लड़के की लाश को ठिकाने लगाकर ईशानी को भी मार देंगे। पर जब वापस लौटे तो ईशानी घर से गायब थी। हम दोनों बहुत डर गए थे। हमने अगले ही दिन उस घर को छोड़ दिया और इस नए वाले घर में शिफ्ट हो गए, ताकि अगर ईशानी पुलिस लेकर आए भी तो हम मिल ना पाएं। वैसे उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। उसने ना तो हमारा नाम पूछा था, ना ही ये कि हम करते क्या हैं। पर हम रिस्क नहीं ले सकते थे, वरना हम फंस जाते। राइटर और उसके राज एक एक करके खुल रहे थे। पुलिस वाले हैरान थे कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमने इसके बाद कई दिन गुजार दिए उसे ढूंढने में, पर मुंबई में कोई किसी को कहाँ मिल सकता है। उसका पिक्चर्स था हमारे पास। हमने उसे ढूंढना बंद नहीं किया, क्योंकि अगर हम उसे मिलते और वो पहचान जाती तो।
लाइफ में सब किया पर रिस्क 1% भी नहीं लिए हम दोनों ने। राइटर पॉल आगे सोचते हुए बोले, फिर? इंस्पेक्टर ने आगे सवाल दागा। फिर वो मुझे दोबारा मिली उस दिन न्यूवी के ऑफिस में। उसे देखकर मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि कहीं ये मुझे पहचान न ले, पर उस दिन उसकी हालत के बारे में पता चला तो मैं थोड़ा खुश हुआ कि इसे अगर कुछ याद भी होगा तो दिमागी हालत ऐसी नहीं है कि इसकी बात पर कोई भरोसा करेगा। राइटर पॉल बताते बताते चुप हो गए। हाँ, आगे बोलो, इंस्पेक्टर ने कहा। सर, थोड़ा पानी मिलेगा? राइटर पॉल बोल पड़ा। इंस्पेक्टर ने सामने रखा गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। राइटर पॉल पानी पीने लगा। अब सरला जी की बारी थी बोलने की। फिर भी हमने उस पर नज़र रखनी शुरू की। अगले दिन ऑफिस से हमें पता चला कि वो मिस्टर मीत मेहता की पत्नी है। अब हम थोड़ा डर गए और उसकी हालत का अनुमान लगाने उसके घर पर गए। वहाँ हमें पता चला कि उनका इलाज चल रहा है और हमें डर था कि कहीं हिप्नोटाइज होकर वो हमारा सच ना उगल दे। पहले सोचा नहीं था कि हम ये सब करेंगे, पर डर इंसान से सब कुछ करवाता है। हमने सोसाइटी के गार्ड से बात की और उसे उठवाने का प्लान बनाया। वो तो किस्मत अच्छी थी जो खुद ही रात के अंधेरे में बाहर निकल आई, वरना उसे कहीं और से उठवाना पड़ता। आज रात होते ही उसे ख़त्म कर देते। पर पैसे वाले की बीवी को ढूंढने में पुलिस ने भी कुछ ज़्यादा ही फुर्ती दिखाई। साथ खड़ी लेडी पुलिस ने सरला के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। और क्या करोगे मारने के सिवाय? हमने तो सिर्फ स्टडी की है। उन बाकी के मानसिक रोगियों की पूछ परख करने वाला भी कोई नहीं था। ना पुलिस उन्हें ढूंढने आई, ना ही अपने। सरला जी बोलते हुए हंसने लगी। इंस्पेक्टर और बाकी सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अजीब लोगों का बसेरा है इस शहर में। अपने दिखने वाले भी अपने नहीं होते। शाम हो चुकी थी। उधर हॉस्पिटल में ईशानी को होश आने लगा था। साइकियाट्रिस्ट भी आ चुके थे। उन्होंने ईशानी को देखा और उसके इलाज के लिए आगे की बातें मीत को बताई। तय किया गया कि उसे कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में उनकी निगरानी में रखा जाएगा। प्रॉपर दवाइयों से और थेरेपी से उन्हें जल्द ठीक होने में मदद मिलेगी। मीत भी अब इस बात के लिए राजी हो गया। वो बस कुछ भी करके ईशानी को ठीक होते हुए देखना चाहता था। ईशानी हॉस्पिटल के बेड पर लेटी थी। उसके रूम में एक एक करके उसके अपनों का जमावड़ा होने लगा। आज पहली बार वो अपनी माँ के साथ साथ राखी जी को भी उसकी परवाह करते देख रही थी। राखी जी बार बार उसके सर पर हाथ फेरती। ईशानी की आंखों से आंसू निकलते और लुढ़क कर बिस्तर पर गिर जाते। पहली बार वो गोकुल जी से मिली, वो भी इतनी इज्जत के साथ। गोकुल जी ने उसे अपनी बहू मान ही लिया था। सुखी जी ने उसे बताया कि उसके पापा, भैया और भाभी भी कल आ रहे हैं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने देखा अंश गोकुल जी की गोदी में था और एक पल को भी वो उनकी गोदी से नीचे नहीं उतरा। कभी वो गोकुल जी के गाल खींचता, कभी अपनी मम्मा की शिकायत करता कि मम्मा को हॉस्पिटल के बेड पसंद हैं। आधे टाइम तो वो हॉस्पिटल में ही रहती हैं। उसकी बातें सुनकर सारे हंसने लगते। कहते हैं मुश्किल वक्त जाते जाते कुछ हसीन पल दे जाता है। ईशानी का इस तरह से जाना सबको उसकी कमी का एहसास करवा गया था। उसके इम्तिहान का वक्त अब ख़त्म हो चुका था। हाँ, उसे थोड़ी तकलीफ ज़रूर हुई थी, पर उसे इतनी इज्जत और प्यार कभी नहीं मिला जितना आज मिल रहा था। रोहित और नियति मीत के साथ खड़े थे और उसे आंखों से इशारे कर रहे थे। ईशानी के चेहरे पर एक तसल्ली थी। आज इतने सालों बाद वो अपने आप को अपनों से घिरा हुआ महसूस कर रही थी। मीत के चेहरे पर मुस्कान थी, आंखें उसकी अपनी ईशानी पर थी और दिल में सुकून था। उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, जैसा अभी आप सभी को महसूस हो रहा है। जताती नहीं हूं मैं, पर अपने अंदर जज्बातों का समंदर छुपाया है। हो सके तो तुम समझ लेना, मुस्कुराती बहुत हूं मैं, पर अपने अंदर आंसुओं का सैलाब छुपाया है। मीत तो हर पल हर घड़ी उसके साथ था ही, पर अब उसके सभी अपने भी उसके साथ थे। अब उसे अंश की थोड़ी भी फिक्र नहीं थी। वो जानती थी गोकुल जी और राखी जी के साथ वो कुछ ज़्यादा ही मज़े में था। ईशानी सबको देखकर मुस्कुरा रही थी। मीत ये सब नोटिस कर रहा था। कुछ देर में सभी उसके रूम से बाहर निकले। राखी जी वहीं उसके साथ थी। उसके हाथों में चोट थी और राखी जी उसे अपने हाथों से जूस पिला रही थी। मीत ने देखा और वो उसके पास आकर बोला, कुछ ज़्यादा इश्क नहीं हो रही तेरी? तुझे जलन हो रही है मीत? ईशानी अपने पुराने गेटअप में आते हुए बोली। मुझे क्यों जलन होगी? मीत भी इतराते हुए बोला। उसका जूस खत्म हो चुका था। राखी जी ने उसका मुंह साफ किया और साथ खड़ी मुस्कुरा पड़ी। मुझे इतने प्यार से कब खिलाया था? मीत उन्हें तंग करते हुए बोला। कितना जलता है ना ये, वो राखी जी की तरफ देखकर बोली। राखी जी हंसने लगी। फिर ईशानी ने मीत से कहा,
देख, ज़्यादा जलने से बुढ़ापा जल्दी आता है और तू बूढ़ा होता जा रहा है दिन ब दिन। ईशानी जानती थी मीत को कैसे चिढ़ाना है। अरे हद है, कहाँ बुढ़ा? कहते हुए उसने अपना मोबाइल निकाला और खुद को कैमरे में देखने लगा। तेरा ये जो मोबाइल है इसमें इतने फिल्टर हैं कि काली भैंस भी गोरी लगे और 85 साल का आदमी 55 का लगे। जा कांच देख कर आ और मुझे तंग मत कर, अभी बिजी हूँ। ईशानी ने उसे तंग करना चालू रखा। तुझे तो ढूंढना ही नहीं चाहिए था, तू मुझे बुढ़ा बुला रही है। मीत क्यूटली मुंह बनाते हुए बोला। हाँ जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे, ईशानी बोलने लगी। राखी जी साइड में खड़ी उन दोनों का युद्ध देख रही थी। बच्चा हो गया है पर तुम दोनों अभी भी बच्चे ही हो, वो गर्दन हिलाते हुए बोली। मैं कहाँ से बुढ़ा लग रहा हूँ? मीत ने राखी जी को पलटकर अपना मुंह दिखाते हुए बोला। आप ही बताओ आंटी, ये बुढ़ा लग रहा है ना? ईशानी बोल पड़ी। उसके मुंह से आंटी सुनकर राखी जी ने उसे कहा, तुम मुझे मोम बुलाओ, मीत भी तो वही कहता है। पर वो आगे कुछ कहते हुए रुक गई। अब ईशानी और मीत पति पत्नी नहीं थे, कानूनी कागजों में उनका तलाक हो चुका था। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं बाहर डेढ़ के साथ हूँ, राखी जी ने मीत से कहा। हाँ, मीत ने जवाब दिया। राखी जी कुछ सोचते हुए बाहर निकल गई। मीत और ईशानी भी समझ गए थे कि राखी जी किस उधेड़बुन में थी। सुखी जी परमीत जी से फ़ोन पर बात करने में बिजी थी और गोकुल जी बाहर बैठे अंश के नखरे उठा रहे थे। इतने दिनों बाद उन्हें खुशियां मिली थी और अंश इतना प्यारा बच्चा, उसे वो एक पल भी खुद से दूर नहीं कर रहे थे। राखी जी ना जाने किस सोच में गोकुल जी के पास आकर बैठ गई। क्या हुआ, सब ठीक है? गोकुल जी ने उन्हें ऐसे देखकर पूछ लिया। हमें मीत और ईशानी की शादी करवा देनी चाहिए, क्या कहते हैं आप? राखी जी उत्साहित होकर बोल पड़ी। बिल्कुल, लेकिन अभी वो ठीक नहीं है, गोकुल जी ने कहा। लेकिन दिख तो बिल्कुल नॉर्मल रही है, राखी जी आगे बोली। हर ठीक दिखने वाली चीज़ ठीक हो ये ज़रूरी नहीं। और वो जिस बीमारी से गुजर रही है उसमें पेशेंट को खुद नहीं पता होता कि वो क्या और किस कदर बीमार है, कब वो किसी के लिए खतरा बन सकती है। गोकुल जी कुछ सोचते हुए बोले। हमें क्या करना चाहिए? राखी जी ने उन्हें देखते हुए पूछ लिया। हमें मीत को समझाना होगा, उसका इलाज बहुत ज़रूरी है और उसके साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सौरभ वर्मा से उसे बात करनी होगी। वो जहाँ कहें उसे वहाँ रखकर ठीक होने का वेट करना चाहिए, फिर शादी और आगे की बात करते हैं। गोकुल जी ने उन्हें समझाया। गोकुल जी काफ़ी समझदार थे, उन्होंने पूरी दुनिया देखी हुई थी। इतना बड़ा एम्पायर अपने बलबूते पर खड़ा किया था। राखी जी भी उनकी बात से सहमत थी। वक्त को मरहम बनकर उसके घाव ठीक करने होंगे। गोकुल जी आगे बोल पड़े। हाँ, राखी जी ने कहा। अंश ने उन्हें इतना सीरियस देखकर पूछ लिया। वैसे आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया है। भगवान, ये लड़का भी ना। प्यार से एक टिकाई कहते हुए राखी जी ने उसे। बड़ों की बात ऐसे नहीं सुनते, वो आगे बोली। आप बड़े नहीं बूढ़े हो, आपकी बात भी नहीं सुननी है? अंश और उसके सवाल। बिल्कुल नहीं, गोकुल जी उसे प्यार से किस करते हुए बोले। इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ये इधर की बातें उधर करेगा थोड़े दिनों में। कहते हुए वो हंसने लगी। रूम में ईशानी और मीत अकेले थे। वो उसके पास लेट गया। अब ईशानी के आधे से ज़्यादा बेड पर मीत ने कब्जा किया हुआ था। ईशानी उसे बोले जा रही थी। देख, मैं गिर जाऊंगी, तू उधर खिसक। मुटल्ली होती जा रही है, पहले तो इससे छोटे बेड में हम दोनों एडजस्ट हो जाते थे। देख, थोड़ा मेंटेन कर। मीत उसे तंग करते हुए धक्का देते हुए बोला। आया बड़ा खुद का पेट देख, हवा भरने लगी है इसमें। देख संभल, उड़ ना जाए तो अपने पेट के साथ गुब्बारा कहीं का। कहते हुए उसने उसके पेट पर एक टिकाई। चल ओए, एकदम फिट हूँ मैं, मीत अपना पेट अंदर करते हुए बोला। सांस छोड़ दे वरना मर जाएगा। पड़ी, ईशानी हंसते हुए बोली। मीत उसे हंसते देखकर बोला। बस ऐसे ही अच्छी लगती है तू, लड़ती झगड़ती खुद पर इतराती। थैंक यू मीत, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। ईशानी उसके हाथ पर अपना सर रखते हुए बोली। हाँ, और करीब आना, तब जाकर एडजस्ट होंगे। मीर शरारती होते हुए बोला। ईशानी उसके और करीब सट गई। तूने दूसरी शादी क्यों नहीं की? ईशानी पूछ बैठी। ना भैया, एक ही नहीं संभल रही, दूसरी को कैसे संभालता? तूने क्यों नहीं की? मीत आंखें बंद करते हुए बोल पड़ा। अरे इतना ट्रेन किया है तुझे, दूसरे को ट्रेन करने में फिर सालों निकल जाते। ईशानी हंसते हुए बोल पड़ी। मीत मुस्कुरा पड़ा। कुछ भी कहे, जिंदगी के ये जो 5 साल गुजरे हैं, ऊपर वाला किसी के नसीब में ऐसे साल ना लिखे। हर दिन तुझे याद करके रोया हूँ मैं, हर पल तुझे देखने को तड़पा हूँ मैं। तेरी फिक्र, तेरी याद, क्या क्या बताऊँ तुझे मैं। कहते कहते मीत उदास हो गया। मीत कहते हुए उसने मीत का हाथ थामा। अब शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी तुझे, मैं भी पक्के वाला प्रॉमिस। मीत बोल पड़ा।
तू तो रहने ही दे, आज बड़ा प्यार दिखा रहा है, कल ही लड़ लेगा। ईशानी उसका हाथ झटकते हुए बोली। अरे अब लड़ाई किसने शुरू की? मीत उसे देखते हुए बोल पड़ा। वो दोनों हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, यादें सजो रहे थे। रूम के बाहर रोहित और नियति भी मौजूद थे। कुछ देर में रोहित के फ़ोन पर कानपुर से भारती जी का फ़ोन आया। उनका नंबर देखते ही नीति के हाथ पैर फूलने लगे। हेलो। रोहित फ़ोन उठाते ही बोल पड़ा। भोलू बेटा, हम कल आ रहे हैं वहाँ। बुआ की तबीयत थोड़ी नरम गरम चल रही है, तो मिलने आ रहे हैं उनसे। सोच रहे हैं थोड़े दिन तुम्हारे पास ही रुक जाएं। भारती जी बिना हाय हेलो के सीधे मुद्दे पर आते हुए बोली। पूछ लो नीति को कोनो दिक्कत तो नहीं? ये आया भारती जी का ताना। भारती जी का फ़ोन था। नियति की सांसें तो वैसे ही अटकी पड़ी थी। अरे आप बिना मम्मी? रोहित बोल पड़ा। वह आगे बोला। आप दोनों ही आ रहे हो या दादा और दादी को भी साथ ला रहे हो? नहीं नहीं, इन दोनों की उम्र हो गई है, हर जगह लाद कर नहीं घूम सकते ना। वो तो इनकी किस्मत देखो, हमारी जैसी बहुरिया मिली। भारती जी लंबी सांस लेकर बोली। एक हमें मिली है, इतना पवित्र मन है हमारा, फिर भी कभी फ़ोन करके हाल चाल ना पूछती। भारती जी जैसी थी अभी भी वैसी ही थी, बदली नहीं थी बिल्कुल भी। अपना गुणगान करना उनकी आदतों में शुमार था और वो अनंत काल तक रहने वाला था। अरे आप आओ। और पापा कैसे हैं? रोहित ने पूछा। हमारे राज में तुम्हारे पापा, तुम्हारे दादा दादी सब बढ़िया हैं। भारती जी और उनकी हाजिर जवाबी। पीछे से रोहित की दादी बड़बड़ाई। हमें चैन से जीने नहीं दे रही है ये, इसको कुछ समय वहीं रख लेना रोहित बिटुआ। ओहो अम्मा जी, आपकी कुड़कुड़ ना जाने कब ख़त्म होगी। देखो कितनी काम की बात कर रहे हैं, बीच में काहे टोकते हो? भारती जी ने डांटते हुए बोली। आपके आने का टाइम बता देना और किस ट्रेन से आ रहे हो। अभी रखो फ़ोन। कहते हुए रोहित ने फ़ोन कट किया। रोहित ने फ़ोन रखते ही डरी हुई नज़रों से नीति की तरफ देखा, जो कि शेरनी बनी उसे ही घूर रही थी। उसके बिना कुछ बोले ही वो पूछ बैठी। वापस कब? अभी तो आए नहीं, वापस कब मुझे कैसे पता होगा? रोहित उससे बचते हुए बोला। कहते हुए नीति ईशानी के पास रूम में एंटर हुई। उन दोनों को बेड पर ऐसे देखकर वो बोल पड़ी। यार तुम दोनों का हनीमून ख़त्म नहीं होता। यहाँ मेरी सांस आ रही है और तुम लोगों को कोई टेंशन ही नहीं है। मीत खड़ा हो गया। ईशानी ज़ोरों से हंसने लगी। सच्ची उनकी इतनी याद आई नियति, तुझसे ज़्यादा तो मैंने उन्हें मिस किया। क्या मुंह फाड़ रही? चुप कर। अभी मैं जाती हूँ, थोड़ा घर साफ करना पड़ेगा, वरना आते ही ये गंदा है वो गंदा है, मुझे बहुत सुनाने वाली है। नीति परेशान होते हुए बोली। हाँ ठीक है, ईशानी ने कहा। नीति ने ईशानी को हक किया और कहा टेक केयर, एक दो दिन में मिलने आती हूँ। हाँ तू भी अच्छे से सेवा करना भारती आंटी की, माता का साक्षात रूप है वो। कहते हुए ईशानी हंसने लगी। चुप कर, नीति कह ही रही थी कि रोहित एंटर हुआ। चल निकलते हैं हम, उसने मीत से कहा। हाँ मीत ने जवाब दिया। जल्द मिलते हैं, वो आगे बोला। रोहित और नियति अपने घर के लिए निकल गए। मीत ने बाहर आकर सभी को भी घर जाने को कहा। राजी कोई नहीं था, पर हॉस्पिटल में भीड़ जमा करना भी सही नहीं था। वीर को मीत ने कहा कि ड्राइवर को कहकर सुखी जी और अंश को घर छुड़वा दे, और गोकुल जी से भी कहा आप दोनों भी घर जाइए। सुखी जी और कोई भी उनकी बात नहीं मान रहे थे, पर उसने सब कुछ समझाया कि वो है ईशानी के साथ। अंश सुखी जी की गोद में था। गोकुल जी जाने को हुए कि अंश ने उन्हें रोककर पूछा। दादू आप वापस कब आओगे? कल सुबह मिलता हूँ मैं अपने प्यारे अंश से। कहते हुए उन्होंने उसको गुदगुदी की। पिंकी प्रॉमिस? अंश बोल पड़ा। ये पिंकी कौन है? गोकुल जी ने कहा। है एक, आप करो पिंकी प्रॉमिस और घर जाओ। मीत ने कह दिया। गोकुल जी ने वही किया। उसकी लिटिल फिंगर से अपनी फिंगर मिलाई और उसके गाल पर किस्सी करके जाने लगे। रात को वीर मीत के साथ ही था। उसने 3-4 गार्ड्स की और ड्यूटी रूम के बाहर लगवा दी थी। देर रात ईशानी को दवाई देकर सुलवा दिया गया। शारीरिक घाव के अलावा उसे मानसिक घाव भी थे, जिन्हें अनदेखा नहीं छोड़ा जा सकता था। उसके रूम में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे किसी पर हमला किया जा सके। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। एक नर्स की ड्यूटी स्पेशली उसके लिए लगाई गई। नर्स के अलावा मीत भी उसके रूम में ही साथ लगे सोफे पर सो रहा था। वीर और बाकी गार्ड्स बाहर थे। देखते देखते रात गुजरी। सुबह जब ईशानी उठी तो सामने मीत को आधा सोफे और आधा नीचे पड़ा हुआ देखकर जोरों से हंसने लगी। सोते हुए कितना प्यारा लग रहा था वो। आज ईशानी अच्छा फील कर रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर मीत भी जाग गया। उसे ऐसे हंसते देखकर बोल पड़ा। आज लग रहा है सच में सुबह हुई है। ईशानी मुस्कुरा दी।
उधर परमीत जी और उनके बेटे बहू भी ईशानी के घर पहुंच गए। सुखी जी और अंश से मिले। अंश की बातें सुनकर खुद को कोसते रहे कि इस बच्चे से वो इतने साल नाराज क्यों रहे। क्यों उन्होंने एक बार भी कोशिश नहीं की अंश से मिलने की। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है तो बस पछतावा और आंसू। ये उनकी समझ में आ गया था। जिंदगी में हमें ज्ञान देने वाले बहुत मिलते हैं, पर हम किसी की सुनते कहाँ हैं। जो ज्ञान खुद पर गुजर कर मिलता है बस वही हमें याद भी रहता है। परमीत जी अब 1 मिनट की भी देरी नहीं करना चाहते थे ईशानी से मिलने में। सुखी जी भी नहीं चाहती थी कि उनकी लाडली अपने पापा से दूर रहे। वो तुरंत सबके साथ हॉस्पिटल पहुंची। वहां जाते ही परमीत जी ने ईशानी को गले से लगा लिया। इतने सालों बाद उसे देखने का वो पल सच में इमोशनल था। ईशानी बचपन से उनकी लाडली थी, उनके जिगर का टुकड़ा। उससे नाराजगी आखिर क्यों रखी उन्होंने, इसका जवाब तो खुद उनके पास भी नहीं था। आंसुओं से उनका चेहरा धुल चुका था और पश्चाताप के आंसुओं से सच्चा कुछ नहीं होता। ईशानी भी रोने लगी। इस सब में परमीत जी की नज़र मीत पर गई ही नहीं। वो एक कोने में हाथ बांध के खड़ा था। कुछ देर में परमीत जी नॉर्मल हुए तो सुखी जी ने उन्हें कहा, वो देखो आज भी डर रहा है आपसे। वो मीत की तरफ इशारा करते हुए बोली, क्या मम्मा आप भी। मीत धीरे से बोल पड़ा। परमीत जी उसके पास गए और अपने दोनों हाथ जोड़े। अरे ये आप क्या कर रहे हैं पापा। मीत के मुंह से पापा सुनकर वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने उसको गले लगाया। कुछ देर बाद वो सुखी जी की तरफ देखकर बोले, सुखी जी जितना आपने बताया था ये उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। सुखी जी मुस्कुरा दी। परमीत जी आगे बोले, इससे बेहतर लड़का तो मैं भी नहीं ढूंढ पाता तेरे लिए। उन्होंने ईशानी की तरफ देखा। ईशानी हंस दी। कुछ देर में डॉक्टर आए। उन्होंने देखा ईशानी के घाव भरने लगे थे। उसने मीत से कहा, कल तक मैम को डिस्चार्ज कर देंगे। मीत खुश था कि ईशानी की चोटें ठीक हो चुकी थी, पर आंतरिक घाव भरने अभी बाकी थे। उसने दोबारा ईशानी के साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सौरभ वर्मा को फ़ोन किया। डॉक्टर सौरभ ने मीत से कहा कि वो एक बार आकर उनसे मिलने तो बेहतर होगा। ईशानी के आगे के ट्रीटमेंट की सारी बातें वो उन्हें सामने बता देंगे। ठीक है कहते हुए मीत ने फ़ोन कट किया। मीत दोबारा कमरे में एंटर हुआ। ईशानी खुश थी। उसकी नज़रें मीत पर थी। मीत भी उसे देख रहा था। उसने क्या हुआ कि स्टाइल में आंखें उचकाई। कुछ नहीं कहते हुए मीत ने पलकें झपकाई। कुछ देर बाद सभी बाहर थे। मीत उसके पास आया और बोल पड़ा, अच्छा सुन, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कहाँ जा रहे हो। ईशानी बीवियों की तरह पूछताछ करने लगी। अरे बीवियों की तरह बिहेव मत कर, जल्दी आ जाऊँगा, मीत ने कहा। अच्छा ठीक है, ईशानी ने झट से कह दिया। हाँ अब तुझे मेरी फिक्र क्यों होने लगी। अब तो पूरे घर वाले हैं तेरे पास, मेरा क्या है। मीत रूठते हुए बोल पड़ा। पूछा तो कहने लगे बीवियों की तरह बिहेव मत कर, जानती हूँ बीवी नहीं हूँ। ईशानी ने उसका दिल दुखाने वाली बात कह ही दी, क्योंकि उसका दिल भी दुखा था यह सुनकर। तुझे लड़ना है, आज लड़ लेते हैं। मीत आ गया अपनी फॉर्म में। मुझे पता है तुझे लड़ना क्यों होता है, वो आगे बोला। क्यों बता, ईशानी बेफिक्र सी बोली। मीत चुप था। मुंह मत खुलवाओ, तुम्हें पता है लड़ाई के बाद मुझे तुम पर कुछ ज़्यादा ही प्यार आता है। ईशानी कहाँ रुकने वाली थी। मीत जोर से हंसने लगा। हाँ तो चल लड़ ही लेते हैं, चुप कर और जाओ, काम खत्म करके जल्दी से आना, ईशानी मुस्कुराते हुए बोली। हाँ कहते हुए मीत वहाँ से निकलकर साइकियाट्रिस्ट के पास पहुँचा। साइकियाट्रिस्ट के पास जाते ही वो उनके केबिन में गया। हेलो मिस्टर मेहता, वो उसे देखकर बोल पड़े और सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। हेलो सर कहते हुए वो सामने लगी कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी औपचारिक बातों के बाद डॉक्टर बोल पड़े, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि कंडीशन नॉर्मल है। नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, पर उसे नॉर्मल करने की कोशिश की जा सकती है और कई बार तो रिजल्ट भी 100% आते हैं। कितना टाइम रहना होगा उसे ट्रीटमेंट के लिए, मीत ने पूछा। टू बी कंटिन्यूड।